बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट जो है कि वैसे तो यही है कि दिन की इब्तिदा जो है वो अल्लाह के नाम से ही होनी चाहिए, और ज़ाहिरन जो दिल की जो इंतहा है, जो एंड जो है वो भी अल्लाह के नाम पे ही होनी चाहिए। वैसे तो बेहतर ये भी कहा गया है कि अगर अल्लाह के करम से अगर हो सके तो आप जब अगर कोई काम या पढ़ाई के लिए जब निकलते हैं तो आप वज़ू कर लें। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हर वक्त वज़ू में रहना, कि ज़ाहिर है आपकी ये नीयत है कि पाक साफ़ रहा जाए। और उसमें तो ये भी कहा जाता है कि सोने से पहले भी वज़ू ही कर लिया जाए। और अगर आप दिन की शुरुआत, दिन का एंड अगर आप ये अल्लाह के नाम से ही करते हैं तो अल्लाह के करम से जो है, ज़रा आपको स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा इल्म है कि जो अल्लाह वाले हैं उनकी जो रात जो है वो भी इबादत में ही गुज़रती है। अब वो ज़ाहिरन इबादत जो है कि वो सारी रात जो है इबादत करते जा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, नफल अदा करते जा रहे हैं। और उसमें ये भी है कि अगर हम वज़ू कर लेते हैं तो हमारी नीयत तो यही है ना कि हर वक्त हमारे मुंह से अल्लाह का नाम ही निकलता रहे। तो बिल भी ऐसे ही है कि आप सोने से पहले जो है, ज़ाहिरन सोने से पहले जो है वो भी अल्लाह का नाम लें और वज़ू करें। अगर हो सकता है तो अल्लाह के करम से वज़ू करके हर काम जो है वो अल्लाह के नाम से ही शुरू किया जाए। जब तक मेरे मुताबिक तो वैसे तो इल्म आप मेरे से ज़्यादा आपके पास इल्म मौजूद है कि जब कोई चीज़ जो है हमारा अटैचमेंट किसी भी पर्सन के साथ नॉर्मली अगर कह लें, वैसे तो अल्लाह के साथ ही हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। तो उसमें यह है कि जब तक कि वो आपकी कैफ़ियत में ना आ जाए और वो चीज़ आपके लाशऊर में ना चली जाए, कि जब हम थक जाते हैं, जब थकते हैं और उसके बाद जो हमारे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे होते हैं जिसके मुतालिक हम बात करना चाहते हैं, जिस तरह जब हम थक जाते हैं, जिस तरह हम रिलैक्स होना चाहते हैं, वही हमारा लाशऊर है। अल्लाह करम करे कि जब हम थकते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे मुँह से अल्लाह का नाम ही निकल रहा है, और जब रिलैक्स होते हैं फिर भी यही अल्लाह का नाम ही हम रिक्वायर कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ हमारे लाशऊर में है। और फिर जो है फिर वो आगे बात तो कभी इल्म कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। कहते हैं एक से बड़ा इल्म वाला, एक से बड़ा आलिम मौजूद है, वो रहेगा। और उसके बाद सबसे अगर आप बुलंद की बात करेंगे तो ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला कहते ही हैं कि इल्म की जो है जब भी तवज्जो जो लिंक जो है उसको आप अल्लाह ताला की तरफ ही रीडायरेक्ट करें कि सबसे बड़ा जो है वो अल्लाह ताला ही है। तो अब ये इसको टॉपिक को बाकी आप कोशिश करें कि ज़ाहिर इसी तरीके से हम नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह का नाम से ही दिन की शुरुआत करें। और कोई ऐसे भी हैं कि दुनिया में चल फिर रहे हैं लेकिन उनका कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला के साथ ही है। वो हर वक्त जो है अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं। अल्लाह करम करे, अगर अल्लाह के करम से लेक्चर दे रहे हैं फिर भी वो अल्लाह अल्लाह ही कर रहे हैं। वो अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर भी वो अल्लाह अल्लाह ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला करम करे। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दुनिया जहान के जानदारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पे हमेशा अपना करम करे, अपनी पनाह में रखे, ईमान पे ही ज़िंदगी और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो, तो ये अल्लाह करम करे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है इसके हम MCQs डिस्कस कर रहे थे, तो अपने MCQs की तरफ मूव करते हैं। तो ये MCQs करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि वक्त के साथ साथ ये दुनियावी जो कंपटीशन जो है ये भी बढ़ता जा रहा है। तो उसमें MCQs को स्किप नहीं करना होता कि जी हमने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ तवज्जो कर लें और MCQ की तरफ तवज्जो ना करें। कंपटीशन में तो एक एक जो नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए MCQs पे भी उतनी ही तवज्जो किया करें जितनी आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम करे, हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे और शैतान और नफ्स के शर से हमें बचाए। अल्लाह ताला हम पे हमेशा अपना करम करे। अपने टॉपिक की तरफ MCQs की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ही हम कर रहे हैं और इसके MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। MCQ जो है वो तो बेटर यही है कि क्वेश्चन रीड करने से ही हमें इसके आंसर का पता चल जाए। ठीक है, अब टप्पल इसको डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं, कोई इसको टप्पल कहते हैं, कोई इसको ट्रिपल कहते हैं। इन अ टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, अब ये आपको पता होना चाहिए कि टप्पल अगर आपको क्लियर है तो 100%, तो फिर तो फ़ौरन ही आपको इसका आंसर ऑप्शंस जो है देखे बगैर ही पता चल सकता है और वो आप आंसर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको की कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, रिलेशन कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये आपको टॉपिक अगर क्लियर है तो अब इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसको क्या कहते हैं। डी ऑप्शन रिकॉर्ड कहते हैं।
अब रो ऑफ अ टेबल, टेबल की जो रो है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग के साथ जो है, इसको टप्पल कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है, एंटिटी कहा जाता है, या ए एंड बी क्या कहा जाता है। तो इसकी ऑप्शन ए टप्पल कहा जाता है। इसका मतलब है टप्पल, रिकॉर्ड और रो एक ही बात हो रही है। रोज़ ऑफ अ टेबल और रिलेशन आर कॉल्ड, टेबल की या रिलेशन की जो रोज़ हैं इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। टप्पल्स, अकरेंसेस, ए एंड बी और रिलेशन, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। अकरेंस का टॉपिक भी हमने पढ़ा था। अकरेंस हो जाए तो उसको भी रो, टप्पल, रिकॉर्ड ही कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये सी ऑप्शन से ही आ रहा है कि टेबल की जो रोज़ हैं या रिलेशन की जो रोज़ हैं उसको टप्पल्स भी कहा जा सकता है, उसको रो, रिकॉर्ड और अकरेंसेस भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा। तवज्जो आपने करते रहना है, और जिस भी एमसीक्यू पे आपको गौर करना पड़ा, सोचना पड़ा, तो उसको आप टिक कर लें। तो जाके जब आप रिवाइज़ करें तो उस पर एमसीक्यू को आपने लाजमी रिवाइज़ करना है। इसी तरीके से टेबल या रिलेशन के जो कॉलम्स हैं कॉरस्पॉन्ड टू, उसको क्या कहा जाता है मज़ीद, उसको टेबल कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है, सेल और सेल्स कहा जाता है, फील्ड या फील्ड्स कहा जाता है, या रिकॉर्ड्स कहा जाता है। तो ये आप देखें। अब ये भी अगर आपको इस टॉपिक का अंदाज़ा है कि कॉलम के मुख्तलिफ नाम हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। उसको क्या कहा जाता है, टेबल, सेल्स और सेल्स, फील्ड ऑफ फील्ड्स और या रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन है, इसको फील्ड या फील्ड्स कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला एमसीक्यू, द कॉलम ऑफ अ रिलेशन। अब वो वैसे ही है लेकिन इसके डेफिनेटली ऑप्शंस का फ़र्क होगा। द कॉलम ऑफ रिलेशन को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट, टप्पल, रिलेशन, रिकॉर्ड। ये मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं उनके मतलब कई दफ़ा सेम आ रहे होते हैं। तो हमें ये टर्म है उसके मुख्तलिफ जो नाम जो पॉसिबल हो सकते हैं वो हमें पता होने चाहिए। कॉलम, रिलेशन या टेबल के कॉलम को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट, टप्पल, रिलेशन या रिकॉर्ड। तो इसका आंसर ए ऑप्शन, इसको एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मुख्तलिफ नाम है। अब ये बोर्ड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। द कॉलम ऑफ अ टेबल कॉरस्पॉन्ड टू। अब ये देख लें कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में नंबर ऑफ़ टाइम्स आ गया है, 7 to 17, 18, 19 में। कॉलम जो टेबल का है उसको क्या कहा जाता है, टेबल, रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट या सेल, ठीक है। हमारे पास वही है लेकिन उसमें बोर्ड के हवाले से, ऑप्शंस के हवाले से जो है डिफरेंस है, इसलिए दोबारा उसको नेक्स्ट एमसीक्यू के तौर पर प्रोवाइड किया गया है। तो इसका आंसर आपको पता है कि एट्रीब्यूट कहा जाता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। अब ये एमसीक्यू ऐसे कि जो एक से ज़्यादा दफ़ा ही रिपीट हो गया है, और कंटिन्यूसली देख लें। इसका मतलब क्या होता है कि प्रीवियस 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाजमी हमें उसको प्रिपेयर करना होता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएं, या एमसीक्यूज़ हो जाएं, उसको लाजमी प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद टेक्स्ट बुक के आखिर में जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप देखते हैं, उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा चले जाते हैं। पहले बोर्ड के आपने क्वेश्चंस देखने हैं, चाहे लॉन्ग है, शॉर्ट हैं या एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद जो है तो टेक्स्ट बुक के एंड पे जो हमारे पास, अगर एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो आपने उसको देखना है। तो उसके बाद फिर आप जो अगर नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं तो उसमें आप क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट फॉर्म से जो आ सकते हैं, क्योंकि एंटी टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में रिपीट हो जाते हैं। तो आप इस तरह तैयारी करेंगे। स्टाइल सीक्वेंस वही है, पहले बोर्ड के क्वेश्चंस वो लाजमी आपने करने हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करेंगे, एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो नोट्स आपके पास जो हैं वो आप करते जाएंगे। एन एट्रीब्यूट, अब ये देख लें, अब वही जो है मुख्तलिफ वो टॉपिक जो है मुख्तलिफ टर्म में आपसे पूछा जा रहा है, और ये आपको ये पता चल गया कि ये अगर रिपीट हो रहा है उसका मतलब ये नहीं कि इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आ गए, उसका मतलब ये भी है कि ये हमारे पास एक किसी और बोर्ड का क्वेश्चन है, किसी एक और बोर्ड का है, ठीक है। इस हवाले से एन एट्रीब्यूट इज़ ऑल्सो नोन एज, अब वो रिवर्स फॉर्म में कर लिया, एट्रीब्यूट इधर आया और अब ये रिवर्स फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये देख लेना भाई, वहीं पर बात जो है बार बार रिपीट होती जा रही है।
एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है, रो कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है या रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वही देख लें, एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? उसको सी ऑप्शन फील्ड कहा जाता है। तो ये देख लें, वही टॉपिक जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे बार बार पूछा जा रहा है। फील्ड्स अनदर नेम, अब वही टॉपिक, फील्ड का कोई और नाम क्या हो सकता है? रिकॉर्ड्स, डाटा, कॉलम या टेबल। ठीक है, अब ये जो देख लें, इसी पेज की अगर आप बात कर लें, स्लाइड की बात कर लें, तो ये मुख्तलिफ़ फॉर्म में वही क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो अगर किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा। अगर हमारे पास उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डीप मौजूद है तो फिर तो हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़रा सा अगर वो चेंज कर ले और अगर वो उसकी वर्डिंग चेंज कर ले तो हम परेशान हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि टॉपिक जो है उसको आपने 100% जो है उसको क्लियर नहीं किया हुआ। फील्ड अनदर नेम क्या है जी? कॉलम। सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अकरेंस ऑफ टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, टेबल जो अकरेंस है, टेबल में जो अकरेंस है उसको क्या कहा जाता है? वही टॉपिक रिपीट हो रहा है, लेकिन उसमें ऐसा आपने कोई लेज़ी नहीं होना कि जी टॉपिक बार बार जो पूछे जा रहे हैं, हर टॉपिक में कोई ना कोई डिफरेंस है। इससे हमारी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ती जाती है कि डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा रहा है, इससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। एमसीक्यूज़ जो हैं, एमसीक्यूज़ का क्या फ़ायदा आपको नज़र नहीं आ रहा कि अगर एमसीक्यूज़ अगर आप कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म में पूछे जा रहे हैं तो टॉपिक जो है वो आपको क्लियर ही मज़ीद से मज़ीद होता जा रहा है। अकरेंस ऑफ अ टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको रिकॉर्ड कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है या टेबल कहा जाता है। तो हमारे पास जो है अकरेंस को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, एटॉमिसिटी मीन्स क्या है? एटम किसे कहते हैं? एटॉमिसिटी। इंडिविजुअल वैल्यू इन अ सेल, इंडिविजुअल वैल्यू इन अ रो, इंडिविजुअल वैल्यू इन ए टेबल या इंडिविजुअल वैल्यू इन अ टपल, क्या कहा जाता है? एटॉमिसिटी। ठीक है, तो हमारे पास कि जो एक सेल है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन में भी पढ़ा था कि ये एटॉमिक वैल्यू होगी, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसके हवाले से ये एटॉमिसिटी की बात वो कर रहा है कि एक सेल जो कॉलम और रो के कम्बिनेशन से जो एक पॉइंट मिलता है उसको एक सेल कहा जाता है, उसके अंदर वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, जिसको आगे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटॉमिसिटी, इंडिविजुअल वैल्यू इन ए सेल। ठीक है, तो इस टॉपिक को मेरा ख्याल एमसीक्यू को आप टिक ही कर लें ताकि जब रिवीजन की बात करेंगे तो इसको लाजमी आपने इसको माइंड में रखना है और रिवाइज़ करना है। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का जो ग्रुप, कलेक्शन और डेफिनेटली रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिलेट ही हैं। ग्रुपिंग की उसी की बात होती है कि जब टॉपिक सेम हो फिर ही ग्रुपिंग होगी ना। अगर टॉपिक सेम नहीं है तो फिर ग्रुपिंग कैसे होगी? उसको ग्रुप थोड़ी कहेंगे, वो तो है ही, उसके अंदर वैल्यूज़ ही वो डिफरेंट चीज़ों को बिलोंग कर रही हैं, तो फिर उसको हम ग्रुप तो नहीं कर सकते ना। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इसको क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड, फाइल, वर्ड या टेक्स्ट, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अब ये एक से ज़्यादा रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इसका ग्रुप, उसको क्या कहा जाता है? बी, उसको फाइल। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेटली ये आगे एमसीक्यू में आ भी सकता है कि उसको डाटा सेट भी कहा जाता है। अब वही आ गया शायद एमसीक्यू। अनदर नेम फॉर फाइल इज़ कॉल्ड, फाइल का एक दूसरा नाम जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, कलेक्शन रिकॉर्ड्स, रो, डाटा सेट या टपल, क्या कहा जाता है? तो हमें पता है चैप्टर नंबर 2 से कि जी फाइल या डाटा सेट एक ही बात है, तो इसकी ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन ही होगी। फाइल को डाटा सेट भी कहा जाता है, सी ऑप्शन। ऑल दी डाटा स्टोर ऑन दी हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ, अब जाहिर है कि ये हमें एमसीक्यूज़ देखने पड़ेंगे कि जो डाटा हम स्टोर करते हैं, कंप्लीट डाटा जो हम हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं वो किस पे कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है? कंसिस्ट ऑफ, ऑल दी डाटा स्टोर्ड ऑन दी हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, वर्ड्स या ज़ीरोज़ एंड वंस।
और आपको पहले भी मैंने कहा कि एमसीक्यू जब होता है कि अगर कोई एक से ज़्यादा आंसर भी होता है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना होता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब उसमें एक से ज़्यादा भी आंसर जो हैं वो आ रहे होते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा आंसर, आपने टोटल ऑप्शन जो है इसको रीड करना होता है और उसको उस पर तवज्जो भी करनी होती है। ये नहीं कि पहला जो ऑप्शन है अगर वही आप कहते हैं आंसर आगे तो आपने बाकी छोड़ ही दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। सारी ऑप्शंस को आपने देखना है और इसमें फिर ये भी देखना है कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ भी रही हैं तो उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है कौन सा, ठीक है, तो ये भी आपने देखना होता है। तो हमारे पास ये अब ये इसको भी आप डेफिनेटली टिक ही करना है कि ज़ीरोज़ एंड वंस, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि डेटाबेस के करते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड्स होगा, फील्ड्स होगा, वर्ड्स होगा, तो इसकी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन ज़ीरोज़ एंड वंस, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप एमसीक्यू को टिक रखें, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज़। रियल वर्ल्ड में भी जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ का कम्बिनेशन, इसको क्या कहा जाता है, चाहे वो रियल वर्ल्ड की हम बात करें चाहे डेटाबेस। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम टॉपिक कंसेप्ट्स पढ़ते हैं उसको भी लाइव से ही कंसीव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लाइव में हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और कंप्यूटर में जाके हमारा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट वही रहता है, लॉजिक वही रहता है, आर्किटेक्चर जो है बेसिक मॉडल वही रहता है, वो नहीं चेंज होता, ठीक है। अल्लाह ताला करम करे। एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड डेटाबेस, डाटा सेट, एंटिटी या डाटा, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है कि इसको क्या कहा जाता है, कि जो वो टर्म जो दुनिया में भी वही है, डेटाबेस में वैसी होगी, जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ का कम्बिनेशन है, इसको क्या कहा जाता है। तो हमारे पास सी ऑप्शन एंटिटी, वो क्या कह रहा है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट क्वालिटीज़। जिस तरीके से स्टूडेंट की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, तो स्टूडेंट एंटिटी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टूडेंट। तो टीचर एंटिटी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टीचर्स एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। अब आप स्टूडेंट के अगर एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो क्या होगा, उसका नाम, उसका रोल नंबर, फादर नेम, डिफरेंट टेस्ट के मार्क्स, जो फ़ीस वो पे कर रहा है, जो फ़ीस रिमेनिंग है, ये सारी चीज़ें ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हैं। तो फिर अब इसको क्या कहते हैं, एंटिटी। एंटिटी अब उसको ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है, एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको एंटिटी कहा जाता है, ठीक है। इसको आपने ज़हन में रखना है, सी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी। फॉलोइंग जो है एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या जी, क्या चीज़ एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, कार, स्टूडेंट, फिर हाउस या ऑल ऑफ दीज। अगर कार के एट्रीब्यूट्स क्वालिटी स्टोर करने हैं तो क्या ये एंटिटी है, स्टूडेंट की एंटिटी है, हाउस की प्रॉपर्टीज़ करेक्टर स्टोर करने हैं तो क्या हाउस ये एंटिटी है, या ये सारी ही एंटिटीज़ हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ये सारी ही एंटिटीज़ ही हैं। फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी, डी ऑप्शन। कार भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटिटी को ऑब्जेक्ट या कई दफ़ा नाउन भी कह दिया जाता है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। टीचर, स्टूडेंट्स एंड कार्स आर एग्जांपल्स ऑफ, ये बोर्ड का क्वेश्चन। इसको क्या कहा जाता है, वही बात है, इसको रिलेशनशिप्स कहा जाता है, एंटिटीज़ कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है या आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। तो ये वही बात है, बोर्ड का क्वेश्चन भी है। इसको क्या कहा जाता है, बी ऑप्शन, इसको एंटिटीज़ कहा जाता है। अगला हमारे पास एमसीक्यू, ये वो मे बी ये नाउन की ही डेफिनेशन सी आ रही है। पर्सन, प्लेस, इवेंट और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन अ डाटाबेस इज़ कॉल्ड। मे बी ये स्टूडेंट ये शायद नाउन की डेफिनेशन ही बन रही है कि एक पर्सन, प्लेस और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन डाटाबेस इज़ कॉल्ड रिलेशन, एंटिटी, एट्रीब्यूट या रिकॉर्ड, क्या कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये वही बात है, मैंने आपको समझाने के लिए नाउन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसको एंटिटी कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, टेबल जो है उसको क्या कहा जा सकता है मज़ीद, तो ये भी टॉपिक्स हम देख लें, ऑप्शंस देख लें, तो फिर बेटर हम आंसर जो है
उसकी पोजीशन में, अदरवाइज़ तो मे बी हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये है कि हम ये देख लेंगे कि ऑप्शंस क्या प्रोवाइड की जा रही हैं। टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड टू डायमेंशनल अरे, रिलेशन ए और बी, यानी टू डायमेंशनल अरे भी इसका आंसर है और रिलेशन भी, या की। तो क्या है इसका आंसर? सी ऑप्शन। इसको टू डायमेंशनल अरे यानी जिसमें कॉलम्स और रोज़ जो हैं, एक से ज़्यादा रोज़ एक से ज़्यादा कॉलम्स, टू डायमेंशनल अरे, या उसको रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप देख लें, क्योंकि चैप्टर 14 में जाकर ये टॉपिक जो अरे से रिलेटेड स्मार्ट सिलेबस में स्किप हो गया था, तो इसलिए जो है ये इसका आप इसको टिक करें इस MCQ को कि टू डायमेंशनल अरे यानी एक से ज़्यादा कॉलम्स और रोज़ के कम्बिनेशन को हम टू डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। तो ये रिलेशन भी इसका आंसर है, तो सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। टू डायमेंशनल अरे इज़ ऑल्सो कॉल्ड, फिर वो डिफरेंट फॉर्म से आपसे पूछा, रिवर्स फॉर्म में उसको रिलेशन कहा जाता है, रिकॉर्ड्स कहा जाता है, कॉलम्स या कीज़ कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसको रिलेशन कहा जाता है। डिफरेंट फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में भी MCQ में पूछ लेता है, ये इस तरह भी आपने ज़हन में रखना है। बोर्ड में कई दफ़ा हो जाता है कि वो क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन था किसी एक क्वेश्चन में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट बोर्ड में क्वेश्चन में हो सकता है कि जो आंसर था उसको क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को आंसर बना दिया, इस तरह भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह भी आपने इसको प्रिपेयर रखा करें। टू डायमेंशनल अरे को ए ऑप्शन रिलेशन भी कहा जाता है। टेबल इज़ ऑल्सो टर्म, टेबल को क्या कहा जा सकता है? मल्टीपल अरेज, रिलेशन, ए फाइल, की, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आती हैं। और कई दफ़ा होता है कि ऑप्शन जब एक से ज़्यादा MCQ अगर कोई थोड़ा सा सिमिलर लगता है तो वो हमारे माइंड में जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है कि अब ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रही हों, और भी तो अगर इसको हम रिलैक्स मोड में अगर आप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन हॉल या पेपर की बात करते हैं तो पेपर का वैसे एक स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के हवाले से जो आंसर हमें पता भी है, तो स्ट्रेस जब आ रहा होता है तो वो भी हमारे आंसर जो है वो माइंड से स्किप होना शुरू हो जाता है कि जी हमें होता है कि जी टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है, तो जल्दी इसको कंप्लीट करना है। टाइम मैनेजमेंट अगर हमें नहीं आती, टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सीखनी चाहिए, तो उसके वाले से भी एक स्ट्रेस जब आता है तो वो जो आंसर में पता होता है वो भी हमारे माइंड से स्किप हो रहा होता है। तो इसलिए रिलैक्स होना, ये सुकून जो है, ये दुनियावी पेपर में और आगे भी अल्लाह के करम से वो सुकून जो है वो हमारे लिए ज़रूरी ही होता है, रिलैक्स। टेबल इज़ ऑल्सो टर्म, इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल अरेज, रिलेशन, फाइल या की, तो इसको रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ, टेबल इज़ अ टू डायमेंशनल अरे। टेबल एक टू डायमेंशनल अरे है ही, लेकिन डेट कंसिस्ट ऑफ, किससे पे कंसिस्ट कर रहा होता है? मैट्रिक्स, एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ डाटा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, या कॉलम्स एंड रोज़। ठीक है, तो एक से ज़्यादा मैंने पहले ही कहा है कि ऑप्शंस जो है वो आंसर में आ सकती हैं, लेकिन आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सिलेक्ट करना होता है, तो इसका ख्याल रखें मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए। तो इसका आंसर जो है बेटर हमारे पास डी ऑप्शन ही है कि कॉलम्स और रोज़ का कम्बिनेशन जो है यही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, इसी पे आप तवज्जो करें। ग्रुप ऑफ नेम्ड कॉलम्स, कॉलम मुख्तलिफ कॉलम्स जिसका कोई नाम रखा गया है, या कम्बिनेशन ऑफ रोज़, इसको क्या कहा जाता है? इसको टेबल कहा जाता है, टप्पल कहा जाता है, टप्पल कहा जाता है, या रिलेशन कहा जाता है, या बोथ A एंड C। ठीक है, अब आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ही देखेंगे, मे बी टेबल भी इसका आंसर है, रिलेशन भी इसका आंसर है, तो डी ऑप्शन A एंड C इसका आंसर है कि कम्बिनेशन ऑफ, वही डेफिनेटली कॉलम है जिनका नाम रखा गया, रोज़ की कम्बिनेशन उसको टेबल भी कहा जाता है और रिलेशन भी कहा जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, इसको टेबल या रिलेशन कहा जाता है। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट हैव द सेम नेम इन अ डेटाबेस, डेटाबेस में जो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नाम सेम नहीं हो सकता। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? टेबल्स जिनका नाम सेम नहीं हो सकता, रोज़ जिनका नाम सेम नहीं हो सकता, डेटाबेस का नाम सेम नहीं हो सकता, या रिकॉर्ड्स का नाम सेम नहीं हो सकता। तो अब आप ये देख लें कि ये चार जो ऑप्शन हैं इसमें नाम किसके होते हैं? क्या रोज़ के नाम होते हैं, रिकॉर्ड्स के नाम होते हैं, टेबल्स के नाम होते हैं, डेटाबेस के नाम होते हैं? तो ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर ए ऑप्शन ही है कि डेटाबेस जो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेबल्स भी है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी है, डिफरेंट टेबल्स
कम्बिनेशन को डेटाबेस भी कहा जाता है। तो अब उसमें नाम जो है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर कर रहे हैं, सेम ही कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें यूनिकनेस तो होगी ना, आइडेंटिफिकेशन जो होगी उसमें, ताकि हम उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसके लिए जब टेबल्स एक डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंट टेबल्स हम स्टोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लॉजिकली भी ऐसी है कि नाम डिफरेंट होगा, तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना कि कौन से टेबल की बात कर रहे हैं। ये वैसे भी लॉजिकली मुमकिन कैसे है कि जी एक ही जगह पे टेबल का नाम हमने सेम रख दिए हैं और सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी सेम तरह के नाम के टेबल उसने अलाउ भी कर दिए और वो सेव भी हो गए। तो ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। तो उसमें टेबल के नाम जो है डिफरेंट ही होंगे लॉजिकली, ताकि हम जिस भी टेबल की बात करें तो सिंगल ही टेबल जो है वो रिट्रीव हम कर सकें, वो गेट कर सकें। सिस्टम को भी यूनिकनेस के हवाले से ही फिर वो आइडेंटिफाई करे कौन से टेबल की बात की जा रही है। तो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव द सेम नेम, तो उसमें जो टेबल जो है डेटाबेस जिसमें जो मुख्तलिफ टेबल्स का कम्बिनेशन है, उसमें टेबल के नाम जो हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। क्रिएट टेबल कमांड इज़ यूज टू क्रिएट ए, तो क्रिएट टेबल कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है? क्या क्रिएट करने के लिए टेबल की क्रिएट टेबल की कमांड यूज़ की जाती है? टू क्रिएट अ टेबल, अ व्यू, ए रिपोर्ट और अ क्यूरी, ठीक है। तो ये जो है क्रिएट टेबल की कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वैसे तो ये एमसीक्यू को देखकर ही हम कुछ आइडिया तो लगा सकते हैं कि ये टेबल को ही क्रिएट करने के लिए, तो ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है कि टेबल को क्रिएट करने के लिए। ये देखें आप, ये क्रिएट टेबल की अगर देख लें, ये एसक्यूएल की कमांड है और ये इंग्लिश की तरह की कमांड है, सिंपल कमांड्स हैं एज़ कम्पेयर्ड विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एसक्यूएल जो है, इसमें जब आप नेक्स्ट डिग्री में डेफिनेटली जब डेटाबेस के आगे आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें एसक्यूएल भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये इंग्लिश की तरह की ही लैंग्वेज है, ईज़ी टू यूज़, ईज़ी टू राइट। तो आप ये देख लें क्रिएट टेबल, अब ज़ाहिर है कमांड से क्लियर हो रहा है कि जी टेबल ही क्रिएट किया जा रहा है, तो उसमें ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब इन दी रिलेशन फॉलोइंग इज़ इनसिग्निफिकेंट, अब ये जो अगर रिलेशन की बात करते हैं तो फॉलोइंग जो ऑप्शंस अभी हम देखेंगे उसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो इनसिग्निफिकेंट है? नेम ऑफ अ रिलेशन, ऑर्डर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या साइज ऑफ रिलेशन। तो ये कौन से टॉपिक की बात कर रहा है? वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन में क्या होता है जी? बी ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ रोज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट है कि जिस तरीके से रोज़ या रिकॉर्ड्स आपने एंटर किए हैं, तो ऐसा नहीं कि जब भी आपको रिकॉर्ड रिक्वायर होंगे तो जिस सीक्वेंस में रिकॉर्ड एंटर किए गए हैं उसी सीक्वेंस में जो है वो आप गेट करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस क्राइटेरिया, किसी भी क्राइटेरिया की बेस पर रिकॉर्ड जो आप देखना चाहते हैं, उस क्राइटेरिया की बेस पर ही आप रिकॉर्ड्स का ऑर्डर जो है उसमें आपको रिटर्न किया जाएगा, जो भी क्राइटेरिया होगा। ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम मस्ट हैव, रोज़ और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? मल्टीपल वैल्यूज़, सिंगल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू या ड्यूल वैल्यू। और हमने यही बात की है कि कॉलम और रो के कम्बिनेशन से जो पॉइंट मिलता है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन की बात ही हो रही है, उसमें एटॉमिक वैल्यू ही होनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास अगर देख लें यही आंसर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ डेफिनेट नहीं कांस्टेंट वैल्यू को जी वो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। डेफिनेटली हम वैल्यू जो है मॉडिफाई तो हम कर सकते हैं ना, ड्यूल वैल्यू का मतलब भी है एक से ज़्यादा वैल्यूज़। तो बी ऑप्शन सिंगल वैल्यू ही इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास द फॉलोइंग इज़ आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। ये फॉलोइंग जो है ये रिलेशन की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ हैं क्या जी? ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ डिफरेंट नेम, डिफरेंट नाम होना चाहिए एट्रीब्यूट का। नो टू रोज आर सेम, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्या इसका आंसर है प्रॉपर्टीज़ और रिलेशन के वाले से? तो इसका आंसर डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। आज के लिए लास्ट एमसीक्यू कर लेते हैं। फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट व्यूज़, कि व्यू क्रिएट करना है तो कौन सी जो कमांड हम फॉलोइंग ऑप्शन ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे? डेटाबेस मैनेजर को हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट व्यूज़, और एसक्यूएल को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट व्यूज़, या रिपोर्ट जनरेटर को यूज़ करेंगे या यूटिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये एसक्यूएल हम यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसको यूज़ करेंगे व्यू को क्रिएट करने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा
सही आंसर है। तो यहाँ पर हम ये अपने MCQs कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ MCQs हैं तो उसको कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम पे हमेशा अपना करम रखे। अस्सलाम वालेकुम।